हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। पीएससी पार्ट सेकंड। पीएससी पार्ट सेकंड के अंदर अपना चल रहा है पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस। और ये लेक्चर है अपना कौन सा है, फिफ्थ। 4 लेक्चर पहले आ चुके हैं, 5वां लेक्चर है। अच्छा, तो अपना क्या चल रहा है। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा लिमिट एंड लिमिट पॉइंट। हाँ, आपकी यूनिट फर्स्ट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड रियल सीक्वेंस। वास्तविक अनुक्रम। हाँ, तो आपकी यूनिट सेकंड चल रही है रियल सीक्वेंस। इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देखा लिमिट, पॉइंट एंड लिमिट। कुछ बच्चों को समझने में इनको प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट आए थे, तो एक बार फिर से बता देते हैं लिमिट और लिमिट पॉइंट के बारे में। देखिए, कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बोला था, अपन यहाँ पर फिर बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी टाइम है अपने पास, 2 घंटे का लेक्चर है। आपका रियल ज़्यादा टाइम नहीं लेगा अगर आप खुद भी मेहनत करते हो तो, ठीक है ना। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी अगर यदि अपनी ऑफलाइन क्लासेस हो जाती है तो वहाँ पर और डाउट क्लियर कर देंगे। हाँ, सीमा बिंदु। लिमिट पॉइंट। आप लोगों ने कल डेफिनेशन देखी थी। ये जो सीमा और सीमा बिंदु की जो डेफिनेशन है वो आपके याद होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब जा करके तो मजा है इसको पढ़ने में। देखिए, लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन बताई थी मैंने, सबसे पहले तो सीक्वेंस को तो आप लोग समझ ही गए होंगे, 2 बार मैंने बता दिया, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। कोई फंक्शन जो नेचुरल नंबर से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय रियल नंबर्स पर परिभाषित है, वो फंक्शन क्या कहलाता है, अनुक्रम। इसको वास्तविक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये परिभाषित है सेट आर पर, वास्तविक संख्याओं पर, ठीक है ना, इसलिए अपन इसको बोलते हैं रियल सीक्वेंस। यदि किसी समुच्चय ए पर होता, कोई भी एक रेंडमिक सेट है उस पर ये परिभाषित होता, तो अपन बोलते हैं इसको सिर्फ अनुक्रम। लेकिन ये सेट आर पर परिभाषित है, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं वास्तविक अनुक्रम। अच्छा, इसको आप डिनोट करते थे अनुक्रम को ऐसे या फिर ऐसे। इसके अंदर जो वैल्यूज आती हैं, जो डोमेन कौन है यहाँ पर, एन। डोमेन समझ रहे हो ना, प्रांत और परिसर। प्रांत के जो एलिमेंट हैं वो एन के अंदर हैं, और जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं, जो परिसर के एलिमेंट हैं, वो कोडोमेन के अंदर है, ठीक है ना, आर के अंदर है। तो यहाँ से आप जब फंक्शन के अंदर एन डालते हो, इसको एक्स से रख लो, फंक्शन को अपन ने रिप्रेजेंट किया है एक्स से। इसके अंदर आप n बराबर 1 डालते हो तो आपके पास निकल के आता है x1, ठीक है ना। n बराबर 2 डालते हो तो x2, x3, x4, और ये चलता गया xn इन्फिनिटी की ओर। अनुक्रम के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो ये सेट है n, जितने सेट के अंदर एलिमेंट हैं
उतने ही पद अनुक्रम के अंदर होते हैं। ये इन सभी को बोलते हैं अनुक्रम के पद। ये प्रथम पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, वो कौन सा है, एनवां पद। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है अनुक्रम का पद को कि कौन से नंबर पर पद है। यदि एन बराबर आप 5 लेते हो तो x5 क्या हो गया, 5वां पद। क्लियर है ना, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आगे चल करके कि एन क्या है, क्योंकि अभी अपन थ्योरम करने वाले हैं, उसके अंदर एन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक क्वेश्चन भी कराएंगे, 2 थ्योरम करवाएंगे आज। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे सीमा बिंदु के बारे में। देखिए, कोई वास्तविक संख्या है अल्फा, ठीक है। ये अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु कहलाता है यदि अल्फा का आप कोई भी प्रतिवेश बनाओ। अनुक्रम को ऐसे भी लिख दो आप ताकि कोई दिक्कत ना आए, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ये चलता चला गया। ये अल्फा है, इस अनुक्रम का सीमा बिंदु होगा यदि आप अल्फा का कोई भी प्रतिवेश बनाओ। कोई भी प्रतिवेश बनाओगे, अब प्रतिवेश देखो कितना भी छोटा हो सकता है और कितना भी बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर। एप्सिलॉन अपन को लेना है क्या, ग्रेटर देन 0। ये बात क्लियर है ना। तो यहाँ से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मान लो ये डिस्टेंस ले ली अपन ने एप्सिलॉन की, ये एप्सिलॉन की डिस्टेंस ले ली, तो इस पॉइंट से एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर चलना है और एप्सिलॉन डिस्टेंस इधर चलना है, और जो पॉइंट आएंगे उन पॉइंट पर अपन को एक ओपन इंटरवल बना देना है। इस ओपन इंटरवल के अंदर आने वाले सभी पॉइंट ओपन इंटरवल के ही होंगे। अल्फा माइनस एप्सिलॉन से लेकर के अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच के सभी पॉइंट इस इंटरवल के अंदर विद्यमान होंगे। ये बात क्लियर है, ये बात हो गई। डेफिनेशन कह रही है सीमा बिंदु की कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद आने चाहिए। समझ गए। आप इसका कोई भी प्रतिवेश बनाओ, कितना भी छोटा या फिर कितना भी बड़ा बनाओ, इस प्रतिवेश के अंदर इस अनुक्रम के अनंत पद आने चाहिए। अब वो पद है कोई से भी हो सकते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नवा, कोई सा भी हो सकता है। ये डिपेंड नहीं करता कि पहले ये है फिर ये, मतलब सीक्वेंसली आए, ये कोई डिपेंड नहीं करता, कोई भी आ सकता है, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ऐसे करके भी आ सकते हैं। ये बात हो गई। अच्छा, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कोई भी प्रतिवेश को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि xn माइनस अल्फा इज लेस देन 2 एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ n, n के अनंत मानों के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कंडीशन क्या कह रही है, ये सिर्फ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन इंटरवल को। कैसे, वो देखिए, कल भी बताया था, xn माइनस अल्फा है, इसके दोनों साइड क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है। इसका मतलब ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देता है। मोड की प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ से आप जब देखते हो जो xn माइनस अल्फा है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। xn माइनस अल्फा है, इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन से तो छोटी होगी और माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होगी। यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं, इन तीनों पदों में अपन एप्सिलॉन अल्फा है इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया अल्फा माइनस एप्सिलॉन, ये हो गया xn, और इधर अल्फा माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ना, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। यहाँ से मतलब इसका मतलब क्या है कि जो अनुक्रम के अनंत पद हैं वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से लेकर के अल्फा प्लस एप्सिलॉन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। समझ गए। इसी को लाइन के रूप में भी आप देख सकते हो। कैसे, मान लो ये पॉइंट है आपका अल्फा, ठीक है।
आपने कोई भी एक एप्सिलॉन चूज करके एक प्रतिवेश बनाया, अल्फा का एक प्रतिवेश बनाया। अब क्या कह रहा है कि एन के अनंत मानों के लिए, एन के अनंत मानों के लिए एन सीक्वेंस के अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है, सीक्वेंस के पद को। सीक्वेंस के पद को यहाँ पर एन रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या कह रहा है कि एन के अनंत मानों के लिए, अनंत मान एन के ऐसे होने चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और ये कंडीशन क्या है कि आपको मान लो ये मिल गए एन वैल्यूज, आपको मिल गई इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एन की आपको मिल गई। इसका मतलब आपको इनफाइनाइट सीक्वेंस के पद हैं वो मिल गए। अब ये कोई से भी हो सकते हैं, ये इनफाइनाइट मिल गए, ठीक है। अब आपको ये जो पद मिले हैं इनका, यहाँ पर देखिए, इनका और अल्फा का जो डिस्टेंस है, मोड किसको डिफाइन करता है, डिस्टेंस को। डिस्टेंस मतलब डिफरेंस को, दो वास्तविक संख्या हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको डिफाइन करता है। तो आप देखिए यहाँ से यदि आप इनके अल्फा और एक्सएन, एक्सएन मान लो यहाँ पर है एक्सएन, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन किससे है, एप्सिलॉन से। यही बात मैंने कल बताई थी। इसका मतलब समझ में आ गया। ये क्या कह रहा है कि एक्सएन और अल्फा का जो डिस्टेंस है वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। और ऐसे एक्सएन है वो हमको इनफाइनाइट मिलने चाहिए इस सीक्वेंस के अंदर। अब समझ में आ गया। अब देखिए लिमिट पॉइंट क्या कहता है। अभी आपको फर्क पता चल जाएगा दोनों के अंदर। ये लिमिट पॉइंट हो गया। अब देखिए सीमा की डेफिनेशन, सीमा लिमिट। कोई पॉइंट है अल्फा जो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अल्फा बिलोंग कहाँ करती है, वास्तविक संख्याओं में। समझ रहे हो ना। अब ये अल्फा किसी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की सीमा कहलाती है यदि आप ये बोल सकते हो स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत there exist n naught belongs to natural number such that xn minus alpha is less than 2 epsilon for every n greater than 2 n naught। अब ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आई तो एक बार और बता देता हूँ कि अल्फा है इस अनुक्रम की सीमा कहलाती है। यदि आपको कोई भी एक एप्सिलॉन दे दे, आपने क्या किया है, एक रैंडमली एप्सिलॉन लिया है, रैंडमली आपने चूज किया है। इसका मतलब प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपने एक एप्सिलॉन चूज कर लिया, ठीक है ना, एप्सिलॉन आपने ले लिया। उस एप्सिलॉन के संगत आपको एक एन नोट ऐसा मिलना चाहिए। एन नोट कैसा मिलना चाहिए, ये किसको डिफाइन कर रहा है, अल्फा के प्रतिवेश को, जिसके अंदर एक्सएन बिलोंग करते हैं। और कौन से एक्सएन बिलोंग करते हैं, ये कंडीशन दे रखी है। एन नोट के बाद वाले सभी एक्सएन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब देखिए आपने कोई भी एप्सिलॉन चूज किया है, उसके बाद यदि आपको एक एन नोट यहाँ पर मिल गया, ठीक है, तो एन नोट के बाद के सभी एलिमेंट, सभी सीक्वेंस के पद कितने होंगे। मान लो यहाँ पर ये आपका है एक्स एन नोट, एन नोट मिल गया तो आपको एक सीक्वेंस के अंदर पद मिलेगा एक्स एन नोट। इसके बाद एक्स एन वन, एक्स एन टू, एक्स एन टू, ऐसे चलते चले जाएंगे इस सीक्वेंस के अंदर जो एलिमेंट है वो। तो यहाँ से ये कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट सभी एलिमेंट इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, मतलब अल्फा के प्रतिवेश के अंदर होने चाहिए। सही है।
यहाँ पर स्वेच्छ लिखा है, इसका मतलब आप अलग अलग एप्सिलॉन लोगे। मान लो आपने एप्सिलॉन 1 ले लिया जो ग्रेटर देन 0 है, उसके लिए आपको एक एन नोट मिलेगा। उस एन नोट को आप नाम दे सकते हो एन नोट 1, जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। यदि आपने एप्सिलॉन कोई दूसरा चूज किया है, एप्सिलॉन मान लो एप्सिलॉन 2 चूज किया है जो ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए जो एन नोट है वो ये जरूरी नहीं है कि वही मिलेगा, ये वाला ही एन नोट मिलेगा। इसकी दूसरे वाले के लिए भी ये जो एन नोट है ये कोई दूसरा मिल सकता है, एन नोट 2 लगा दिया। इसी प्रकार आपने एप्सिलॉन को चेंज किया तो एन नोट भी चेंज आया, एन नोट में भी आपको चेंज आया, इसको मान लो एन नोट 3। यदि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आप कोई भी एप्सिलॉन लो और उसके लिए एन नोट एक ही आए, समझ रहे हो बात को? आप एप्सिलॉन कोई भी लो और उसके लिए एन नोट एक आए, एक ही नंबर आए कि उस एन नोट के बाद में सभी अनुक्रम के पद इस कंडीशन को होल्ड करें, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, यूसी बोलते हैं। वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जब आएगा सिलेबस में तब बताएंगे इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो समझ लीजिए। आप एप्सिलॉन अलग लोगे तो एन नोट भी आपको अलग मिलेगा, समझ गए? तो सीमा और सीमा बिंदु के अंदर जो फर्क है वो मैं फिर बता रहा हूँ कि जो सीमा बिंदु है उसके अंदर जो अल्फा का प्रतिवेश है उसमें अनुक्रम का कोई सा भी पद आ सकता है और वो कोई सा भी पद इनफाइनाइट पद होने चाहिए, समझ गए? और जो अनुक्रम की सीमा है उसके अंदर आपने एप्सिलॉन चूज किया, एप्सिलॉन चूज करने के बाद आपको एन नोट मिल गया, एन नोट मिलेगा। उस एन नोट के बाद के सभी पद इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, मतलब अल्फा के प्रतिवेश के अंदर बिलोंग करेंगे। ये बात बोली है। हाँ देखिए, कल भी एग्जांपल बताया था कि -1 की पावर n, ये आपके पास कोई एक सीक्वेंस है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है -1 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1, ऐसे ही चलते चले गए इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से आप देखते हो सीमा बिंदु के लिए, सीमा बिंदु के लिए जब आप देखते हो तो 1 और -1 दोनों ही सीमा बिंदु है। क्यों? क्योंकि आप जब 1 का प्रतिवेश कोई भी बनाओगे तो उस 1 के प्रतिवेश के अंदर 1 तो होगा ही, होगा ना? और ये 1 है वो अनुक्रम, इस अनुक्रम के अंदर कितने पद है इस 1 के? इनफाइनाइट पद है ना, पहला भी है, तीसरा, पांचवा, सातवां। यदि n बराबर आप सम लेते हो तो 1 आता है, इसका मतलब इन्फिनिटी की ओर जाते हो तो भी 1 इनफाइनाइट टाइम आएंगे, समझ रहे हो ना? इसी प्रकार आप -1 लेते हो तो आप -1 का कोई भी प्रतिवेश ले लो, उसके अंदर -1 आएगा, तो -1 भी इस अनुक्रम के अंदर इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, मतलब -1 है वो अनुक्रम के अनंत पद हैं, समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए, यदि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो अभी थ्योरम है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और यदि आपको डेफिनेशन याद नहीं है सीमा और सीमा बिंदु की तो वीडियो को पॉज कर दो, बंद कर दो, पहले सीमा और सीमा बिंदु की डेफिनेशन को पढ़ लो, फिर अपन थ्योरम कराएंगे आप लोगों को। क्योंकि यदि आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो थ्योरम नहीं होने वाली, आपसे नहीं होगी प्रूफ। अगर डेफिनेशन याद है तो आप आसानी से इसको प्रूफ कर दोगे। कल अपन ने एक बात और देखी थी कि कोई भी अनुक्रम है
वो अभिसारी कब होता है, अपसारी कब होता है, और ऑस्किलेटरी मतलब दोलनी कब होता है। अभिसारी देखिए, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कोई अनुक्रम है xn, यह अनुक्रम अभिसारी होता है यदि इसकी सीमा क्या हो, परिमित रूप से विद्यमान हो, परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, परिमित भी हो और यूनिक भी हो और एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, तब आप इसको कहोगे अभिसारी। समझ गए? मतलब इसकी सीमा, सीमा को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn, यह अनुक्रम की सीमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि ये परिमित है, कोई फाइनाइट नंबर है, तो आप कह दोगे कि जो सीक्वेंस है xn अभिसारी अनुक्रम है। यदि इसकी सीमा परिमित नहीं है, परिमित नहीं है का मतलब या तो प्लस इन्फिनिटी है या फिर माइनस इन्फिनिटी है, तब आप कहोगे कि यह अनुक्रम क्या है, अपसारी अनुक्रम है, अपसारी अनुक्रम मतलब डाइवर्जेंट। देखिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पिछली क्लास का भी रिवाइज करा रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी घर पे पढ़ें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता जाता, आपका सिलेबस होता जाता। लेकिन मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, दो बार किसी चीज़ को बता रहा हूँ, तो आप लोग भी मेहनत करो, अच्छे अंक लाओ रियल के अंदर। रियल पता है एक तरीके से चैलेंज है आपके लिए कि आप कितना अच्छा इसको कर सकते हो। अदरवाइज जो लास्ट रिजल्ट रहते हैं पिछली बार तक के अब तक के जो रिजल्ट देखे हैं, उसमें रियल में सबसे ज़्यादा कम नंबर आते हैं मैक्सिमम बच्चों के। तो आप इसी को चैलेंज बनाओ कि मुझे इसी पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं। ये कब आएगा? तब आप इसके अंदर मेहनत करोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। वीडियो है ये, तो आपके लिए वीडियो है, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को बैक करके वापस देख सकते हो, ठीक है ना? तो आपको दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, वीडियो आपके लिए बेटर है, घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हो शांति में। ये अपसारी हो गया। यदि देखिए सीमा यदि फाइनाइट है तो वो अभिसारी कन्वर्जेंट, यदि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है या मतलब इन्फिनिटी है या फिर माइनस इन्फिनिटी है इस अनुक्रम की सीमा, तो वो होता है अपसारी डाइवर्जेंट। और यदि इसकी सीमा न तो परिमित आ रही है न अपरिमित आ रही है, मतलब ऑस्किलेट कर रही है कभी नेगेटिव की ओर कभी पॉजिटिव की ओर, तो ये जो अनुक्रम है वो कहलाता है दोलनी अनुक्रम। यहाँ तक अपन निकल देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम। थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए 8 में 9 में 11 में 19 में आ चुकी है, 20 में भी पेपर लगा था लेकिन आई नहीं, शायद 21 में आ सकती है। यदि अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम है तो इसकी सीमा अद्वितीय होती है। हाँ जी, थ्योरम है, इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझनी भी है। तो देखिए, सिद्ध करो कि यदि अनुक्रम xn अभिसारी है, सिद्ध करो कि अनुक्रम xn
एक्स एन अभिसारी है तो इसकी सीमा अद्वितीय होती है। अद्वितीय का मतलब यूनिक। केवल एक ही ऐसा नंबर होगा जो अनुक्रम की सीमा होगी। आपको क्या समझ प्रूफ करना है, ये समझ में आ गया। आपको ये मानना है कि ये अनुक्रम है, कन्वर्जेंट है। आपको क्या प्रूफ करना है, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते, देखिए कि कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। क्या है, कन्वर्जेंट है। तो आपको प्रूफ करना है लिमिट, यूनिक लिमिट। ये आपको प्रूफ करना है। कोई अनुक्रम है वो कन्वर्जेंट है, तो आपको कैसे करना है कि उसकी सीमा है वो यूनिक होगी। मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था कि ऐसा कथन आपको दिया हुआ है तो आपको कैसे करना है। आपको इस कथन को तो सत्य मानना है और इसको प्रूफ करना है इस कथन की मदद से। समझ में आ गया। लास्ट ईयर भी तो करते थे अपन डिस्क्रीट के अंदर, वैसे यहाँ पर है। तो लिखने स्टार्ट कीजिए। प्रूफ। माना अनुक्रम xn, माना अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम है तब हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम xn की सीमा अद्वितीय होगी। अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं किया, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो ही लिखा है। आपको ये दिया हुआ है कि अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम है, तो अपन ने लिख दिया कि माना अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम है और हमें ये सिद्ध करना है कि अनुक्रम की जो सीमा है वो अद्वितीय है, मतलब यूनिक है। अब देखिए इसको अपन कैसे प्रूव करते हैं। यदि संभव हो तो अपन मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो माना कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, अल्फा तथा बीटा अनुक्रम xn की दो भिन्न भिन्न सीमाएं हैं। अपन ने मान लिया। अब देखिए क्या माना है कि यदि संभव हो तो माना अल्फा और बीटा कोई दो रियल नंबर हैं, ये दो रियल नंबर इस अनुक्रम xn की भिन्न भिन्न सीमाएं हैं। अच्छा, तो अभी तक तो आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि ये दोनों भिन्न है या फिर नहीं है। अल्फा बराबर बीटा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन को भी अपन लिखेंगे। कैसे बताएंगे कि ये दोनों अलग अलग है, कि यदि आपने ये बता दिया कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए यदि अल्फा इज लेस देन टू बीटा
और यदि आपने बड़े में से छोटे को घटा दिया तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, और छोटे में से बड़े को घटा दिया तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसी से अपन लिख सकते हैं भिन्न भिन्न सीमाएं हैं, अर्थात आप क्या लिख सकते हो कि जो अल्फा माइनस बीटा है उसके जो डिफरेंस का जो मोड है वो लेस देन है किसी एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा से। इसको पॉजिटिव कैसे बताओगे, ग्रेटर देन 0, ऐसे बता सकते हो ना। हाँ जी, ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई। कोई दो नंबर है अल्फा और बीटा, ये अनुक्रम की दो भिन्न भिन्न सीमाएं हैं। भिन्न भिन्न कब होगी, जब इनके जो डिफरेंस का जो मोड है वो ग्रेटर देन हो डेल्टा से, ग्रेटर देन हो डेल्टा से, और डेल्टा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। इसी से तो आप बता सकते हो कि ये क्या है, दो भिन्न भिन्न सीमाएं हैं। अब सीमा की जो डेफिनेशन है उससे लिखिए, जब अल्फा अनुक्रम xn की सीमा है। अपन ने देखिए ये माना है कि अल्फा और बीटा है वो अनुक्रम xn की दो भिन्न भिन्न सीमाएं हैं। तो फर्स्ट में लेते हैं अल्फा। अल्फा जब अनुक्रम xn की सीमा है तो सीमा को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ xn इक्वल टू अल्फा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए सीमा वाली जो परिभाषा है इसी से लिख सकते हैं, अर्थात करके इसको अल्फा अनुक्रम की सीमा है उसको मैथमेटिकल रूप में अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो सीमा की परिभाषा है वो देखिए मैथमेटिकली जो अपन ने देखा था ना अभी सीमा की परिभाषा, उससे देखिए सीमा की परिभाषा से इसको साथ के साथ उतारना भी है। यदि मैं आगे चले जाता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना। सीमा की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा क्या है कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपको एक एन नॉट मिलना चाहिए। अब देखिए किसी दिए गए, या फिर स्विच भी लग सकते हो यहाँ पर, या फिर किसी दिए हुए, किसी दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर एप्सिलॉन को अपन आगे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए क्योंकि अपन ने यहाँ पर डेल्टा लिया है ना, तो एप्सिलॉन बराबर डेल्टा बाई 2 जो कि ग्रेटर देन है 0 से, किसी दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक एन नॉट नेचुरल नंबर के अंदर विद्यमान होना चाहिए, सच डेट मतलब ताकि xn माइनस अल्फा इज लेस देन 2 डेल्टा बाई 2। डेल्टा बाई 2 क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन 2 n नॉट। अब तक अपन ने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। कुछ किया है क्या, नहीं किया ना। अपन को दिया हुआ था, एक बार और समझ लो फिर मिटा रहे हैं इसको। अपन को दिया हुआ था कि अनुक्रम xn है वो अभिसारी है, तो आपको ये सिद्ध करना था कि उसकी सीमा है वो यूनिक होगी। तो अपन ने मान लिया कि अनुक्रम xn है वो अभिसारी अनुक्रम है, और हमें क्या सिद्ध करना है कि अनुक्रम की जो सीमा है वो अद्वितीय है। अद्वितीय को आप कैसे बताओगे, आपने एक कंडीशन मानी कि यदि संभव हो तो माना अल्फा और बीटा
कोई दो वास्तविक नंबर हैं, भिन्न भिन्न नंबर हैं, वो अनुक्रम की सीमाएं हैं, ये मान लिया। अब सीमाएं हैं तो सीमाएं हैं और अल्फा और बीटा भिन्न भिन्न नंबर हैं, भिन्न भिन्न नंबर को दिखाने के लिए अपन ने ये कंडीशन लगा दी मैथमेटिकली कि अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस का मोड है वो यदि ग्रेटर देन आया 0 से तो वो क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। यदि इनका डिफरेंस का मोड है वो इक्वल आया 0 के तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इसलिए अपन ने दिखाया कि इन दोनों का जो डिफरेंस का मोड है वो ग्रेटर देन है 0 के। इसके बाद नेक्स्ट, जब अल्फा इस अनुक्रम की सीमा है तो सीमा की जो डेफिनेशन है उससे देखिए, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि एक्स एन है वो अल्फा है, वो इस एक्स एन की क्या है, सीमा है। ये सीमा है तो सीमा की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत आपको एक एन नोट मिलेगा जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। कंडीशन क्या है कि एक्स एन है, अनुक्रम के जो एन नोट वाले जो सभी पद हैं वो सभी पदों का डिफरेंस अल्फा के साथ हमेशा लेस देन रहेगा डेल्टा बाई 2 से। ये उतारो एक बार 2 मिनट के लिए, मैं आता हूँ अभी। दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये उतार लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। अपनी नोटबुक में देखते रहना क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो पूरी थ्योरम एक साथ इसके अंदर नहीं आती। जो आपने अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन 2 डेल्टा बाई 2 दिया था, ग्रेटर देन है ये 0, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। पुनः दोबारा देखिए अभी तो अपन ने देखा था क्या, जब अल्फा अनुक्रम एक्सन की सीमा है। अब अपन देखते हैं जब बीटा अनुक्रम एक्सन की सीमा है, जब बीटा अनुक्रम एक्सन की क्या है, सीमा है, तो आप सीमा को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन इक्वल टू बीटा, और बीटा क्या है, एक फाइनाइट नंबर है सीमा की परिभाषा से। सीमा की परिभाषा से क्या लिख सकते हो आप, देखिए जब अल्फा है तो आपको मिला एन नोट और एन नोट के बाद के सभी पद इस अल्फा के डेल्टा बाई 2 प्रतिवेश के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। जब अपन सीमा लेते हैं बीटा तो अपन एप्सिलॉन फिर से जो चूज करते हैं वो लेते हैं फिर से डेल्टा बाई 2। तो यहाँ से दिए गए एप्सिलॉन बराबर डेल्टा बाई 2 ग्रेटर देन 0 के संगत, अब देखिए ये तो अपन ने जब अल्फा तो अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी है, इसको कुछ भी ले सकते हो जो ग्रेटर देन 0 है, प्रतिवेश आप कितना भी छोटा बड़ा बना सकते हो ना, तो ये आपके ऊपर है कि आप एप्सिलॉन को क्या ले रहे हो, समझ गए। लेकिन
जो एन नॉट मिलता है वो डिपेंड करता है इस एप्सिलॉन पर, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट अल्फा के लिए अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉइंट बीटा के लिए। तो बीटा के लिए जो एन नॉट मिलेगा वो अलग बनेगा, अलग मिलेगा। तो उसको अपन नाम दे देते हैं, दूसरा जो एन नॉट है उसको नाम दे देते हैं एम नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये विद्यमान होगा ताकि xn माइनस बीटा इज लेस देन 2 डेल्टा बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन 2 एम नॉट। ये बात भी समझ में आ गई। देखिए लिमिट की यदि डेफिनेशन क्लियर है तो इन चीज़ों को समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे आप बिल्कुल आसानी से इनको कर जाओगे, बिना प्रैक्टिस के तो ये नहीं होगी। ये हो गया, इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन थर्ड। अब एक बात देखिए, कोई आपके पास है सीक्वेंस आपके पास है xn, उसको आप एक्सपेंशन फॉर्म में लिख सकते हो x1 x2 x3 xm नोट मान लो इसको, यहाँ पर मान लो xn नोट और ये चलता चला गया, ठीक है ना। अब ये m नोट है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जब आपने सीमा अल्फा ली अनुक्रम xn की तो आपके पास आपको मिला एक n नोट, ये n नोट मिल गया, ठीक है। इस n नोट के बाद के सभी पद हैं वो इस अल्फा के प्रतिवेश के अंदर आ रही हैं। ये बात क्लियर है ना। जब आपने सीमा ली बीटा तो आपको मिला एक एम नोट मिल गया, ये एम नोट मिल गया। इसके बाद के सभी पद इस बीटा के प्रतिवेश के अंदर है, समझ रहे हो। जब आपने अल्फा लिया और अल्फा का एप्सिलॉन बराबर डेल्टा बाई 2 प्रतिवेश बनाया तो इस एन नोट के बाद के सभी अवयव उसके अंदर आ रहे थे, है ना। और जब आपने बीटा का डेल्टा बाई 2 प्रतिवेश बनाया, एक प्रतिवेश बनाया जिसकी डिस्टेंस थी डेल्टा बाई 2, तो उस प्रतिवेश के अंदर आपको एक एम नोट मिला और उस एम नोट के बाद के सभी पद इस प्रतिवेश में आ रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि एक एम नोट मिला और एक एन नोट मिला, इनके बाद के जो सीक्वेंस तो यही रहेगा, एक ही सीक्वेंस है, उसी की अपन ने मानी है दो सीमाएं अलग अलग, अल्फा और बीटा। जब अल्फा लिया तो आपको एक एन नोट मिला, जब बीटा सीमा ली तो आपको एक एम नोट मिली। तो यदि आप इन दोनों से एम नोट और एन नोट इन दोनों से बड़ा कोई एक नंबर ले लेते हो, क्या लोगे, n1 n1 ले लो या फिर कुछ भी ले लो, n1 ले लिया, इस जो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, मतलब इन दोनों में से सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब आपके पास यह आ गया xn1, कहीं यहाँ पर आएगा m नोट और n नोट में जो बड़ा है उनमें सबसे बड़ा ले लिया, मान लो xn1 ले लिया। तो xn1 के बाद के सभी पद इस प्रतिवेश में भी आएंगे और इस प्रतिवेश के अंदर भी आएंगे। ये बात क्लियर है, फिर से बता देंगे। तो यहाँ से लिखिए, जिसको समझ में आ गया ठीक, नहीं आया तो फिर से बताएंगे एक बार और। अपन ने कोई एक नंबर लिया m, जो क्या है, अब जो क्या है मैक्सिमम है एम नॉट और एन नॉट में से, दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर है वो नंबर ले लिया है। तो यहाँ से इसका यूज करना है आपको यहाँ पर,
by equation second and third, by equation second and थर्ड आप क्या लिख सकते हो कि सेकंड से आप लिख सकते हो एक्स एन माइनस अल्फा इज लेस देन टू डेल्टा बाई 2 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन टू एन। इन दोनों में जो मैक्सिमम नंबर था वो नंबर ले लिया और उस नंबर के बाद के सभी पद इस सीक्वेंस के अंदर, इस प्रतिवेश के अंदर मौजूद हैं तथा एक्स एन माइनस बीटा इज लेस देन टू डेल्टा बाई 2 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन टू एम। ये बात को एक बार और समझ लीजिए। अपने पास जो सीक्वेंस है वो तो कोई एक फिक्स ले रखा है अपने, यहाँ पर देख लो कोई सीक्वेंस है वो तो आपने एक ले रखा है, ये मान लो एक्स एन ले रखा है, तो इसके अंदर जो टर्म्स आएंगी वो आएगी x1 x2 ऐसे चलती चली गई, ठीक है ना। जब आपने सीमा बिंदु लिया, सीमा ली अल्फा, तो आपके पास एक एन नोट मिला कि उस एन नोट के बाद के सभी पद जो अल्फा का डेल्टा बाई 2 प्रतिवेश है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। मतलब आपके पास क्या मिला, एक एन नोट मिला, एक एन नोट मिला। मान लो कहीं यहीं पर एन नोट है तो यहाँ पर पद क्या हो गया, एक्स एन नोट। और दूसरा जो पद है वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। जब आपने बीटा लिया तो एम नोट है वो यहाँ भी हो सकता है और इधर की साइड भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका अभी हमको कोई पता नहीं है। तो मान लो ये हो गया एक्स एम नोट, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है एम नोट और एन नोट में से उस नंबर को अपन ने मान लिया एम, ठीक है। मान लो एम ये वाला है तो इस पद के बाद के सभी अवयव तो दोनों प्रतिवेश के अंदर विद्यमान होंगे, वही बात अपन ने यहाँ पर लिखी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार और बता देना, कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। इसको उतार लो एक बार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज तो वीडियो देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए, अब अपन लेकर के चलते हैं। आपने क्या लिया था, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा लिया था। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, देखिए जो ये कंडीशन है इनको अपन यूज करेंगे और ये दिखाएंगे कि जो आपने दो भिन्न भिन्न सीमाएं ली हैं वो गलत है। अल्फा माइनस बीटा आपने लेकर के चले, अल्फा माइनस बीटा के डिफरेंस का मॉड। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक बार एक्सएन को जोड़ दिया और एक बार एक्सएन को घटा दिया। तो आप घटाओ इसको, एक्सएन हाँ एक्स एन माइनस
अल्फा। वहां पर बीटा माइनस अल्फा किया है या फिर अल्फा माइनस बीटा? मतलब दोनों का सेम ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। एक्स एन माइनस अल्फा, एक सेकेंड, अल्फा माइनस बीटा माइनस एक्स एन प्लस एक्स एन। इस प्लस के साथ में आपने ले लिया ये वाला, और इसके साथ में ले लिया आपने ये वाला। सब लोग ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, एक बार ये कर लेते हैं अपन, अल्फा माइनस एक्स एन घटा दिया, फिर माइनस बीटा माइनस एक्स एन ये कर दिया। अल्फा माइनस एक्स एन और बीटा माइनस एक्स एन ये आपने कर दिया। ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अल्फा प्लस है, बीटा माइनस है, क्लियर है। अच्छा, अपन ने यहाँ तक क्या किया है, सिर्फ एक बार एक्शन को जोड़ा है और एक बार घटाया है। अब देखिए ये क्या है, एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर ही है। क्योंकि अनुक्रम के प्रत्येक पद क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो फंक्शन है रियल सीक्वेंस का वो n से r पर परिभाषित होती है। तो यहाँ से ये क्या है, एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। मोड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो लिख लीजिए एक बार, साइड में लिखना, कोने में, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, आप साइड में लिखना। यदि x1 तथा x2 दो वास्तविक संख्याएं हैं, ये इस थ्योरम के अंदर नहीं है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, वास्तविक संख्याएं हैं, तब यहां तक अपन ने कितनी क्वेश्चन दे दी थी, 3, तो इसको दे दो 4, इसको दे दो 5। x1 x2 कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, तो x1 प्लस x2, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, इसके साथ एक बार क्या करेंगे अपन, मोड x1 प्लस मोड x2, मोड x1 माइनस मोड x2, मोड x1 प्लस मोड x2, मोड x1 माइनस मोड x2। अब देखिए कहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, कहाँ पर लेस देन और इक्वल टू आएगा, वो देखिए। जहाँ पर इधर की साइड, इधर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखिए प्लस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन, ये दोनों हो जाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये दोनों, इन दोनों में क्या है, इधर नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये बात क्लियर है। तो इसको उतार लो साइड में, नो साइड में उतार लो, कभी काम देंगी जीवन में। इस प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पर यूज करते हैं। ये एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो यहाँ से अपन लिख रहे हैं मोड अल्फा माइनस एक्स एन प्लस मोड बीटा माइनस एक्स एन। ठीक है, अब अपन ने क्या किया है, इस मोड को ब्रेक कर दिया है दोनों रियल नंबर्स के साथ में, तो यहाँ पर प्लस लिया है, तो ये वाली जो टर्म है ये इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी या फिर बराबर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या साइन आएगा,
कि ये वाली जो टर्म है इस टर्म से या तो बड़ी है या फिर बराबर है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो, इससे आपने क्या किया है, माइनस लिया, माइनस कॉमन लिया, उसको मोड में शामिल कर दिया, या फिर मोड से बाहर निकालोगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो आपने यहाँ से एक्स एन माइनस अल्फा कर दिया, प्लस इधर कर दिया एक्स एन माइनस बीटा। ये थोड़ा सा ये हो गया कि यदि अपन यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा करते तो ये इसी फॉर्म के अंदर आ जाती, तो कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया। अब देखिए ये वाली जो टर्म है वो लेस देन किससे है, डेल्टा बाई 2 से। तो अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये वाली टर्म है वो लेस देन और इक्वल टू है डेल्टा बाई 2 से, प्लस ये वाली टर्म भी क्या है, लेस देन और इक्वल टू है डेल्टा बाई 2 से। इक्वल नहीं है यहाँ पर, जो इक्वल का साइन है वो हट जाएगा। यहाँ पर आप या तो ये इक्वल वाला लगा दो या फिर ये वाला लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लगा दिया, ये लो, या तो बड़ी हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है, छोटी कभी भी नहीं हो सकती। होने को एक्चुअल में ये बराबर ही होगी इस टर्म के, अपन ने कुछ भी नहीं किया। अब देखिए यहाँ से जो इक्वल वाला साइन है वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि डेल्टा है वो इससे बड़ा है। क्या है? बड़ा है, छोटा नहीं है, वो बराबर नहीं है। तो यहाँ से ये ग्रेटर देन आ जाएगा डेल्टा बाई 2, प्लस इसी को यूज करना है डेल्टा बाई 2। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि एक्स अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस का मोड है वो लेस देन है डेल्टा से, डेल्टा से, और डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए 6। और इक्वेशन फर्स्ट के अंदर देखिए आपने क्या माना था कि अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस का मोड है वो ग्रेटर देन है डेल्टा ग्रेटर देन 0। मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस का जो मोड है वो ग्रेटर देन 0 है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि डेल्टा से छोटा आ रहा है, जो बिल्कुल गलत है ना। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 6 समीकरण 1 का विरोधाभास है, अतः विरोधाभास है, अतः प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम xn की सीमा अद्वितीय होगी। आपने क्या लिखा था, यदि संभव हो तो माना अल्फा और बीटा अनुक्रम xn की सीमा है। और कैसी सीमा है? भिन्न भिन्न सीमाएं। भिन्न भिन्न सीमाओं को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस का मोड है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो अल्फा और बीटा है भिन्न भिन्न होंगे। फिर आप क्या चले कि अनुक्रम x है, अनुक्रम है वो अभिसारी है, अभिसारी है तो उसकी सीमा एग्जिस्ट करती है। जब अल्फा उसकी सीमा है तो सीमा की जो डेफिनेशन है उससे आगे बढ़ते हुए अपन ये पहुंच गए कि जो आपने ये माना है कि अल्फा और बीटा दो अलग अलग सीमाएं हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप ये नहीं मान सकते। उसके जो अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम है उसकी जो सीमा होगी वो केवल और केवल यूनिक होगी। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। यदि समझ में नहीं आई हो तो एक बार और पूछ लेना, कल बता दूंगा। यदि किसी को भी कमेंट किया करो कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। कमेंट नहीं करना, समझ में आ गया तो लाइक कर देना।
अब इस थ्योरम के अंदर आपको कहीं दिक्कत आई, एक एक स्टेप के बारे में बताया कि कहाँ से कैसे आ रहा है, तो स्टेप वाइज आप भी समझो। अब जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही एक बार आप खुद से समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाती है तो ठीक, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये उतार लो, फिर नेक्स्ट थ्योरम करते हैं अपन। नेक्स्ट लिखिए, थ्योरम ही है, सिद्ध करो कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करो कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। स्टेटमेंट समझ में आया कि जो अनुक्रम अभिसारी है मतलब कन्वर्जेंट है तो वो परिबद्ध होगा, ये आपको प्रूफ करना है। लेकिन जो अनुक्रम परिबद्ध है ये जरूरी नहीं है कि वो अभिसारी भी हो कन्वर्जेंट भी हो। प्रूफ के अंदर देखिए, फीका चलने लग गया क्या? आपको क्या सिद्ध करना है कि कोई अनुक्रम यदि अभिसारी है तो वो परिबद्ध होगा, ये आपको प्रूफ करना है। कन्वर्स इसका क्या है कि यदि अनुक्रम परिबद्ध है तो अभिसारी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं कि कोई अनुक्रम है वो अभिसारी अनुक्रम है, तो आपको सिद्ध करना है कि वो अनुक्रम परिबद्ध भी होगा। सबसे पहले माना अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम है अब हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम xn
अनुक्रम xn परिबद्ध होगा। क्या होगा? बाउंडेड होगा। कोई भी अनुक्रम परिबद्ध होगा यदि दो वास्तविक संख्या आपको ऐसी मिल जाए k और k डैश कि अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो इन दोनों के बीच में रही, तब आप कहोगे कि अनुक्रम है वो क्या है? परिबद्ध अनुक्रम है। तो आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये दिखाना है कि अनुक्रम है वो परिबद्ध है, बाउंडेड है। सबसे पहले आपने क्या माना है कि अनुक्रम xn है वो अभिसारी अनुक्रम है। मतलब अनुक्रम xn अभिसारी है इसलिए इसकी सीमा परिमित रूप से विद्यमान होगी। विद्यमान होगी अर्थात जो लिमिट है इसकी n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ xn ये क्या है? परिमित है। परिमित है तो कोई एक नंबर मान लीजिए अल्फा, ये क्या हो गया? इसकी सीमा एग्जिस्ट कर रही है और वो अपन ने मान लिया है कि वो जिस पर कन्वर्ट कर रही है वो बिंदु है अल्फा, जिसकी सीमा अल्फा है। तो अब देखिए सीमा की डेफिनेशन से, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सीमा की परिभाषा से किसी दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत आपको एक n नॉट ऐसा जरूर विद्यमान मिलेगा नेचुरल नंबर के अंदर, ताकि xn माइनस अल्फा इज लेस देन 2 एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन 2 n नॉट। ये कंडीशन समझ में आ रही है? क्या किया है आप लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। एक बार फिर से देख लीजिए। आपको ये सिद्ध करना था कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम है वो परिबद्ध होता है, बाउंडेड होता है। अनुक्रम बाउंडेड कब होता है ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। दो वास्तविक संख्या चाहिए आपको ऐसी, मान लो k और k डैश, कि अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो इन दोनों के बीच में ही आए, तब तो अनुक्रम होगा परिबद्ध। ठीक है ना? तो अपन ने क्या किया, ये मान लिया कि अनुक्रम अभिसारी है। अभिसारी है तो उसकी सीमा एग्जिस्ट करेगी। सीमा अपन ने मान ली अल्फा है, एग्जिस्ट कर रही है जो सीमा अल्फा है, ये हो गया। अल्फा जब इस अनुक्रम की सीमा है तो सीमा की डेफिनेशन से ये लिख दिया कि किसी दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत आपको एक n नोट जरूर ऐसा मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए
आपको अनुक्रम को परिबद्ध बताना है। यदि आपके पास देखो xn इस प्रकार है, कोई दो संख्या है k और k डैश, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि मोड ऑफ xn इज लेस देन 2k। यदि आपने इसको ऐसे दिखा दिया, मोड xn किसी एक वास्तविक संख्या से छोटी दिखा दी, इसका मतलब इसको आप एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अनुक्रम क्या है, परिबद्ध है। यहाँ पर आपको एक चीज और दिखानी पड़ेगी, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब जा करके आप कहोगे कि जो अनुक्रम है वो परिबद्ध है। आप लेकर के चल रहे हो मोड ऑफ xn, आपको पास क्या है उपलब्ध है, xn माइनस अल्फा। तो यहां से अपन क्या करते हैं, अल्फा को एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अपन ने xn माइनस अल्फा और इधर कर दिया प्लस अल्फा। अब वही प्रॉपर्टी है, इसको एक रियल नंबर मान लो, इसको एक मान लो, दोनों रियल नंबर हैं तो मोड को ब्रेक कर रहे हैं। तो यहां से xn माइनस अल्फा प्लस मोड अल्फा ये लिख सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी बताई थी उससे। यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब जो साइन आएगा इधर की तरफ ग्रेटर जाएगा, तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। अब ये देखिए यहाँ तक तो ये ठीक है, xn माइनस अल्फा है। यहाँ पर अभी कुछ नहीं दे रखा कि ये एक पद के लिए है या फिर सभी पदों के लिए है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि एन नोट के बाद के सभी पद है वो इस प्रतिवेश के अंदर विद्यमान है। मतलब एन नोट के बाद के सभी पद इस अल्फा के एप्सिलॉन प्रतिवेश के अंदर विद्यमान है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि xn माइनस अल्फा लेस देन टू एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन टू एन नोट के बाद के सभी xn इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पर नेक्स्ट में लिख सकते हैं, ये हो गया एप्सिलॉन प्लस मोड अल्फा फॉर एवरी n ग्रेटर देन टू एन नोट के बाद के सभी जो अनुक्रम के पद हैं वो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। और ये कंडीशन यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये साइन क्या है कि ये xn माइनस अल्फा है वो लेस देन है एप्सिलॉन से। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है, ये जो टर्म है इस नंबर से क्या है, छोटी है तो छोटी का साइन लगा दो। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन कि मोड xn है, देखिए ये जो भी जहाँ भी ये लिखा है अपन ने, यहाँ के बाद यहाँ ये इम्प्लाइज करके लिखना है। या फिर इनको तो यहीं पे ये चल रहा है, ये जो अलग स्टेप लिख रहे हैं वो इम्प्लाइज करके लिख रहे हैं, इज लेस देन टू एप्सिलॉन प्लस मोड अल्फा। ये उतारो एक बार, फॉर एवरी n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एन नोट। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है, एप्सिलॉन क्या है, कोई एक रियल नंबर है, अल्फा भी एक रियल नंबर है, रियल नंबर का मोड होता है वो भी एक रियल नंबर होता है, दोनों का आप ऐड करोगे तो वो भी एक रियल नंबर होता है। इसका मतलब मोड xn है वो लेस देन है, मोड xn है वो लेस देन है एप्सिलॉन प्लस मोड अल्फा, जिसको आप कोई एक नंबर मान सकते हो कैपिटल के, एक रियल नंबर ही तो है, इसको एक नंबर मान लिया के। और ये क्या हो गया कि जो अनुक्रम के एन नोट पद के बाद के जो पद हैं, एन नोट पद के बाद के जो पद हैं वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो कि माइनस के इज ग्रेटर देन टू xn इज ग्रेटर देन टू माइनस के एंड xn इज लेस देन टू के।
इसी को एक्सपेंड करके आप ये लिख सकते हो। और ये जो है वो कंडीशन किन के लिए है, इस नंबर के लिए। एन नोट के बाद के जो सभी अनुक्रम के पद हैं वो माइनस के और के बीच में है। तो एक्स एन के जो पहले पद हैं उन सभी में जो मैक्सिमम नंबर है उस मैक्सिमम नंबर को लेंगे और अपन लगा देंगे मोड एक्स एन इज लेस देन टू के। अभी बताएंगे। ये बताओ एक बार। ये बात देखिए कि जो अनुक्रम के अनंत पद हैं, कौन से अनंत पद है, ये कंडीशन भी दी हुई है कि एन नोट के बाद के जितने भी पद हैं, मान लो आपका कोई एक अनुक्रम है x1 x2 x3 x4, यहाँ पर कहीं एक्स एन नोट है और ये चलता चला गया, ठीक है। अब ये जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि अनुक्रम के जो पद हैं एन नोट के बाद के जो सभी पद हैं, ये एन नोट है, इसके बाद के जो भी पद आ रहे हैं एक्स एन वन मान लो, एक्स एन टू मान लो, ऐसे ही इनफाइनाइट जो पद हैं वो सभी पद तो क्या हैं, इस नंबर से छोटे हैं, इस नंबर से क्या है, छोटे हैं। लेकिन इस नंबर इनमें से पता नहीं है, इनका भी कुछ पता नहीं है। देखिए इनमें से कोई भी पद इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। क्या हो सकता है इनफाइनाइट? कोई भी सीक्वेंस है वो इन्फिनिटी से शुरू नहीं होता, कोई भी फाइनाइट नंबर ही होगा ये एक्स एन नॉट तक। तो अपन क्या करते हैं, इन सभी में जो मैक्सिमम नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, उस नंबर को लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अपन देखते हैं कि अनुक्रम के जो प्रत्येक पद है वो सभी पद इस नंबर से, इनमें जो मैक्सिमम नंबर मान लेते हैं अपन, इन सभी में जो मैक्सिमम नंबर है उसको माना है के, ठीक है ना। एक्शन नोट के बाद के सभी पद किस नंबर से छोटे हैं, अल्फा नहीं एप्सिलॉन प्लस मोड अल्फा, इस नंबर से छोटे हैं ये सभी पद, ठीक है। तो ये नंबर हो गए और ये नंबर हो गया ये वाला। तो इन सभी में जो मैक्सिमम वैल्यू है, इन सभी में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको अपन मान लेते हैं के। तो जो अनुक्रम के जो प्रत्येक पद हैं वो लेस देन हो जाएंगे के से, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो किसको डिफाइन कर रहा है, बाउंडेड को। ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा। कोई भी अनुक्रम परिबद्ध होगा यदि आपको एक वास्तविक संख्या इस प्रकार मिले कि अनुक्रम के जो प्रत्येक पद है उस वास्तविक संख्या से क्या हो, छोटे हों। इसका
इसका मोड है वो छोटा हो। मोड छोटा है इसका मतलब मोड को जब आप हटाते हो अनुक्रम के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो -k से +k के बीच में ही आएंगे। तो इस मोड को जब आप हटाते हो तो ये आते हैं -k is greater than to xn to k for every n belongs to नेचुरल नंबर। ये कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है मोड की। मोड के अंदर जो एलिमेंट है वो इसके माइनस से इसके पॉजिटिव के बीच में ही रहता है। तो आप लिख लीजिए, ये समझ में आ गया होगा। बाउंडेड दिखाने के लिए, इस तरह का दिखाने के लिए, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए इसका मोड है वो <k दिखाने के लिए अपन ने सारी की सारी वो अभी जो बताई थी वो बताया था। देखिए, माना कोई एक वास्तविक संख्या है k, वो क्या है, मैक्सिमम नंबर है। मैक्सिमम नंबर किन में है, n0 से पहले के जो पद हैं, पहले के पद कौन कौन से हैं, x1 x2 x3 अप टू xn, ये सभी पद हो गए। और इसके ये है xn0, और इसके आगे के जो सभी पद हैं वो सभी पद तो इस नंबर से छोटे हैं, छोटे है ना। तो अपन ने इस नंबर को ही लिख दिया। यदि ये सबसे बड़ा है नंबर तो ठीक है, यदि ये नंबर सबसे बड़ा है तो फिर ठीक है, वही ले लीजिए। यदि इनमें भी कोई सबसे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, अल्फा प्लस एप्सिलॉन प्लस मोड अल्फा, n0 तक के सभी एलिमेंट ले लिए और उसके आगे के सभी एलिमेंट तो इससे छोटे हैं तो ये एलिमेंट ही ले लिया। अब इनमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको नाम दे दिया अपन ने के। तो आप देखोगे कि आपको एक ऐसी वास्तविक संख्या मिल गई जो अनुक्रम के प्रत्येक पद से क्या है, बड़ी है। तो यहां से आप लिख सकते हो implies mod of xn is less than 2k for every n belongs to नेचुरल नंबर। देखिए, अगर वहां पर जब ऑफलाइन होते तो पूरी थ्योरम को एक साथ लिख करके अपन वहां पर आपको एक साथ समझा भी देते, लेकिन यहाँ पर बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, एक साथ ये थ्योरम्स नहीं आती। वहां पर तो अपन क्या करते, बोर्ड को दो पार्ट कर देते, हाफ इधर, दोनों पार्ट्स में थ्योरम आ जाती। ये बात समझ में आई या नहीं आई, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो कि ये समझ में आया फिर या नहीं आया, बताना जरूर कमेंट के अंदर कि ये जो के लिखा है उससे ये लिखा है, थ्योरम समझ में आई या फिर नहीं आई, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर बता दूंगा। यहां से आप क्या लिख सकते हो, ये किसको दिखा रहा है, बाउंडेड को। इसी को इम्प्लाई करके एक बार ये और लिख लीजिए, -k xn <k फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इससे आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अतः आप लिख सकते हो प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम आप लेकर के क्या चले कि अनुक्रम है वो अभिसारी है। अभिसारी की प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप यहां तक पहुंच गए। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम इसको तो रहने दो, अनुक्रम परिबद्ध होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है,
अच्छा, इसके विलोम को आप कैसे दिखाओगे? यदि आपने एक एग्जाम्पल ऐसा बता दिया जो परिबद्ध है लेकिन अभिसारी नहीं है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम नहीं होता। कैसे बताओगे? कोई एक एग्जाम्पल दे करके। तो एग्जाम्पल सर्च कीजिए ऐसा जो परिबद्ध है और अभिसारी नहीं है। तो देखिए, क्योंकि अनुक्रम xn बराबर, आपने कोई एक अनुक्रम ले लिया -1 की पावर n, यह अनुक्रम क्या परिबद्ध है? देखिए, अनुक्रम -1 की पावर n, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 -1 +1, ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं ना एलिमेंट। तो आपको दो नंबर ऐसे मिल गए जिससे कि अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है, दो नंबर कौन कौन से ले सकते हो? या तो आप इधर 1 ले लो, इधर -1 ले लो। जिसको परिबद्ध समझ में नहीं आया वो यहाँ से परिबद्धता को भी समझ लो। दो नंबर आपको ऐसे मिल गए -1 और 1, जहां पर जो अनुक्रम का प्रत्येक पद है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लेस देन और ये लेस देन, मतलब अनुक्रम का प्रत्येक पद है। अभी तो यहाँ पर देखिए लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है। यहाँ पर यदि लेस देन लगाते हो तो इसको और बढ़ाना पड़ेगा, इसकी रेंज को और बढ़ानी पड़ेगी 2 और -2। अब देख लीजिए, अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो -2 और +2 के बीच में ही आ रहा है। रियल लाइन पे देखिए, +2 यहाँ पर है तो -2 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, 1 इधर है और -1 इधर है। तो जो पद आ रहे हैं, पद कौन कौन से हैं यहाँ पर? -1 और +1। तो देखिए, तो अनुक्रम के जो प्रत्येक पद हैं वो कहाँ है? -2 और +2 के बीच में। समझ में आ गया परिबद्धता का मतलब? इसका मतलब क्या है कि यह अनुक्रम क्या है? परिबद्ध है। अच्छा, अब ये अभिसारी है या नहीं है? अभिसारी कब होगा? जब इसकी सीमा एग्जिस्ट करेगी। क्या इसका कोई सीमा है? एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही। मैंने बताया भी था कि इसकी कोई सीमा विद्यमान नहीं है। यदि आप -1 को लेकर के कोई प्रतिवेश बनाते हो तो आपको ऐसा कोई पद नहीं मिलेगा कि उस पद के बाद के सभी अवयव उस प्रतिवेश के अंदर विद्यमान हो। जहां पर ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। आप तो प्रत्येक प्रतिवेश के अंदर आपको क्या चाहिए? अनुक्रम के अनंत पद, वो भी एक पर्टिकुलर पद के बाद के सभी पद। तो इसकी कोई सीमा विद्यमान नहीं है। तो लिख लीजिए, क्योंकि अनुक्रम xn बराबर -1 की पावर n परिबद्ध अनुक्रम है, परंतु अभिसारी अनुक्रम नहीं है। परंतु इसकी सीमा विद्यमान नहीं है। अतः आप क्या लिख सकते हो?
अनुक्रम अभिसारी नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ से आप ये ले सकते हो कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम नहीं होता। ये उतार लीजिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। एन नोट फाइंड आप कैसे करते हो वो देख लीजिए। अनुक्रम की सीमा की परिभाषा का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम 1/n 0 को अभिसरित होता है। उतार लो। छोटा सा ही एग्जांपल लेंगे कि सीमा की डेफिनेशन से आप एन नोट को कैसे फाइंड आउट करते हो। अनुक्रम की सीमा की परिभाषा का प्रयोग करते हुए एग्जांपल है। इस एग्जांपल के बेसिस पे आपके काफी सारे एग्जांपल हैं जो आपको करने हैं। अनुक्रम की सीमा की परिभाषा का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि अनुक्रम कोई अनुक्रम है 1/n 0 को अभिसरित होता है। अब देखिए डेफिनेशन यदि आपको याद है सीमा की तो आप इसको समझ जाओगे। यदि नहीं है डेफिनेशन याद सीमा की तो आप पहले लिमिट की डेफिनेशन याद कीजिए। अनुक्रम क्या है? 0 को अभिसरित होता है। इसका मतलब जो अनुक्रम है वो अभिसारी होगा। यदि ये 0 को अभिसरित होगा तो इसकी जो लिमिट है, सीमा है, वो 0 होगी। अभिसरित का मतलब क्या होता है कि उसकी जो आपने सीमा निकाली है वो एग्जिस्ट करिए और वो 0 के बराबर है तो आप कहोगे कि 0 अनुक्रम xn को अभिसरित होता है, या फिर अनुक्रम xn 0 को अभिसरित होता है। तो यहाँ से आपको तो ये सिद्ध करना है कि यह अनुक्रम 0 को अभिसरित होगा। ठीक है ना? प्रूफ अभी आपको पता नहीं है कि यह 0 को अभिसरित होता है या फिर नहीं है, तो सीमा की जो डेफिनेशन है उससे देखेंगे। अनुक्रम वन बाई एन 0 को अभिसरित होगा यदि जो अनुक्रम की सीमा है, लिमिट है,
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n बराबर 0 हो। ये तो अपन को क्लियरली दिख रहा है, यदि आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पर रखेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब ये तो अपन को पता है कि इसकी सीमा क्या है, 0 है, और ये अभिसारी भी है, लेकिन आपको सीमा की परिभाषा का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध करना है। तो सीमा की परिभाषा से प्रत्येक एप्सिलॉन या फिर किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक एन नॉट नेचुरल नंबर के अंदर विद्यमान होना चाहिए, ताकि जो अनुक्रम एक्शन क्या है 1/n, सीमा क्या है 0, लेस देन किसके हो एप्सिलॉन के, फॉर एवरी n ग्रेटर देन टू n नॉट। यहाँ पर यदि आपको n मिल जाता है, आपने अपनी मर्जी से क्या लिया है एप्सिलॉन किसी दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत आपको यदि n नॉट मिल जाता है जो इस कंडीशन को होल्ड करता है, तो आप कह दोगे कि जो 0 है इस अनुक्रम की सीमा है। ये एप्सिलॉन आपने चूज किया है अपनी मर्जी से। एप्सिलॉन चूज करने के बाद आपको n मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को होल्ड करे। तो इस कंडीशन को आप लिख लीजिए। अब आपने इस कंडीशन को लिख लिया 1/n माइनस 0। आपको ये n फाइंड आउट करना है। इसी को सोल्व करके, इसको सोल्व करके आपको n फाइंड आउट करना है जो लेस देन है एप्सिलॉन से। देखिए n कितनी आसानी से फाइंड आउट हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। 1/n इज लेस देन टू एप्सिलॉन इम्प्लाइज मोड को हटाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है ऑलरेडी। n होता है नेचुरल नंबर, वो पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर को यहाँ पर डिवाइड करते हो तो भी एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/n लेस देन टू एप्सिलॉन। अच्छा, यहाँ से n आपको फाइंड आउट करना है, इम्प्लाइज n इज ग्रेटर देन टू 1/एप्सिलॉन। ऐसे ही होगा ना। अंश को हर दोनों साइड करने पर ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा पहले से। तो यहाँ से n है वो ग्रेटर देन है 1/एप्सिलॉन के। अच्छा, यदि यहाँ से देखो आपको n मिल गया जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, आपने कंडीशन ही लिख दी। कंडीशन लिखने के बाद में आपने n फाइंड आउट कर लिया। एप्सिलॉन आपने खुद ने चूज किया था, उस एप्सिलॉन को यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो। यहाँ पर रखने के बाद आपको n मिल जाएगा। मतलब जो यहाँ पर आपने एप्सिलॉन चूज किया है वो रखो। मान लो आपने 2 चूज किया है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू रखिए 1/2। 1/2 से बड़ा प्रत्येक नेचुरल नंबर है वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। समझ रहे हो बात को। तो ये पता चल गया, n आपको मिल गया। तो यहां से आप लिख सकते हो कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक n नॉट नेचुरल नंबर के अंदर आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक n नॉट जो क्या है ग्रेटर देन टू 1/एप्सिलॉन। 1/एप्सिलॉन ये कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के अंदर जरूर विद्यमान करेगा। कौन वाला नंबर, ये n नॉट, ये जरूर विद्यमान करेगा होगा। ठीक है ना। आपको n मिल जाएगा। इससे बड़ा आप कोई भी नंबर लो, उस नंबर का जो पद आएगा उसके बाद का आप कोई भी पद लोगे तो वो इस कंडीशन को होल्ड जरूर करेगा। ऐसे अपन निकालते हैं एक n नॉट जो ग्रेटर देन है 1/एप्सिलॉन से नेचुरल नंबर के अंदर अवश्य विद्यमान
होगा अतः अनुक्रम 1/n 0 को अभिसृत होता है। ये हो गया आपका आज का लेक्चर, बाकी पढ़ेंगे अपन कल। तो ये आप लोग एक बार उतार लीजिए, 2 मिनट। अच्छा, आज की क्लास के अंदर दोनों थ्योरम्स में से यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, ठीक है ना, तो आप कमेंट के अंदर लिखना। अगली क्लास में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि समझ में आ गया तो भी कमेंट करना कि हाँ जी सर समझ में आ गया। इससे क्या है कि मुझे जो आपको समझाने का तरीका है वो पता चलेगा कि क्या मैं आपको सही तरीके से समझा पा रहा हूँ इन चीज़ों को। समझ रहे हो ना? आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि हाँ जी समझ में आ गया, या फिर नहीं आया। नहीं आया तो भी बताना मुझे, क्योंकि ये रियल है। इसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। 2-3 बार आप वीडियो को देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। रियल को आप जितना टफ समझोगे उतना टफ भी नहीं है। अगर आप पढ़ोगे आनंद लेकर के तो सबसे आसान है। और मैंने आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। समझ रहे हो ना? तो ये उतार लो। नहीं वो होगा काम, अभी तो और है, पर एक तो हो गया है तो बंद करूँगा।